तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों अपन लगातार तैयारी कर रहे हैं। 10 मार्च के दिन जो पेपर है उसके लिए मैं आपको सेट सी आज सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, इससे पहले मैंने सेट ए और बी 2 क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा दिया है। ठीक है, चाहे आपके पास में सेट ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी डी कोई तरह का आ रहा है। ठीक है, मेरे द्वारा जो बताए गए आपको सेट ए बी सी डी ई एफ कर लोगे तो पूरा जो असली पेपर है इनमें सब में आपको समाहित मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प। और बहुत सारे बच्चे मैथ्स से डर लग रहा है, तो बेटा मैं जब तक हूं ना, जब तक आपको कोई डरने की बात नहीं है। चिंता किस बात की है? यदि आपका साथ है तो फिर क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं। क्लास बड़ी मस्त रहने वाली है। यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे ना तो विश्वास मानिए आप आराम से पेपर में 70+ नंबर लेके आओगे। चलिए, द्विघात समीकरण जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। देखो, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे जब यहां पर देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला पहले वाला ये तो गलत ही है। दूसरा फॉर्मूला भी सही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये भी सही है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन है 0, और यहाँ पर है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इसका मतलब क्या है? देखो, जब भिन्न रहेंगे ना तो भिन्न तब हो सकते हैं जब आपका जो ये इधर जो है ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आपको संख्या समझो, यानी कि 25 है। 25 क्या है? बड़ा है 0 से। तो यदि आपकी गिनती जो रहेगी, संख्या जब रहेगी, नंबरिंग, वो नंबरिंग बड़ी रहेगी तो आपके जो मूल रहेंगे ना वो भिन्न और वास्तविक रहेंगे। यहाँ पे क्या रहा आपका? बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में आपके जो दोनों मूल है वो बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। किस होंगे? 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, यदि हम बात करें बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन, यानी कि 0 बड़ा रहेगा तो 0 बड़ा रहेगा, मतलब माइनस में उत्तर आएगा इधर का, तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। हो गया भैया इतना। यदि हम बात करें आगे की तो यहां पर है आपका एपी, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ना, ये एपी -3 है, कोमा माइनस का 1/2 है, कोमा 2 का 11वां पद कैसा होगा? 11वां पद तो A11, तो ए इसका देखो यहां पर अपन करेंगे इसको सोल्व। A11 इक्वल होता है A प्लस 10D। ठीक है, अब इसके लिए अपने को क्या चाहिए? पहले तो डी का मान चाहिए। तो डी का मान कैसे निकलेगा? इस माइनस का 1/2 में से 3 घटाओगे ना तो ये उत्तर जो आएगा आपका 5/2 आ जाएगा। कितना आएगा? 5/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको डी का मान याद भी होगा। तो ए का मान मैंने रख दिया 3 + 10 × 5/2। देखो 2 से कट गया ये, तो कितना बच गया आपका? 5 5 दूनी 10, तो माइनस का 3 है और प्लस का 25 है, तो उत्तर कितना आ गया? 22। 22 आंसर इसका आ जाएगा, जो कि इस तरह से रहेगा। और डी निकालने का फॉर्मूला तो याद भी होगा आपको, A2 में से A1 घटा लो। हो गया। यदि हम बात करें यहाँ पर जो है तो इसका अनुपात कितना निकलेगा? 4:1 निकल जाएगा। घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a²। फिर हमने तो सुना 1/3 क्या होता है? तो ये होता है आयतन। ये सारा फॉर्मूला घन का ही है। घन का आयतन कितना होता है? A³। यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये किसका है? 4a²। और ये है आपका घन का विकर्ण। ये 3 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला आपको किस तरीके से भी पूछ ले तो करके देना है। समझ में आया है? देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट को जो बच्चा करके जाएगा वास्तव में तहलका मचाएगा। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूं ताकि तो आपको मैथ से थोड़ा इजी भी लगे। अब कैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे आएंगे जो डायरेक्टली स्क्रीनशॉट के लिए आते हैं, तो भाई साहब ये चैनल आपके लिए नहीं है। ढूंढते रहो। अभी भी यूट्यूब पे ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं जो लिख रहे हैं कि नहीं, यहाँ थाने से लेकर आया, हाँ तुम्हारा पिताजी है वहाँ की जगह, तो वो थाने से दे देंगे पेपर कि 7 बजे रात को आया ना 8 बजे रात को आया। ठीक है बेटा, मर्जी यार तुम्हारी। अपने साथ तो वो बच्चे जुड़े जिनको वास्तव में नंबर चाहिए, और मैं तो ठीक है कोशिश भी करता हूँ ऐसी
कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। एक पासे को फेंकेंगे तो 4 से बड़ी संख्या जो प्राप्त होगी वो कितनी होगी। देखो पासे को जब फेंकेंगे ना तो पासे में होते कुल अंक 6, तो कुल होता बेटा नीचे और अनुकूल होता ऊपर। तो 4 से अंक बड़ी यानी कि 5 आ जाए या फिर 6 आ जाए तो ये 2 हो जाएगा। तो 1/2, 2 1 2 और ये 3, तो 1/3 उत्तर इसका राइट रहेगा। नीचे रहता कुल, ऊपर रहता अनुकूल। अनुकूल मतलब कौन की, जब उत्तर पूछा उसने, ये पूछी उसने कि 4 से बड़ी तो 5 या 6, तो 2 आ जाएगा, 1/3 आंसर। द्विघात बहुपद की घात होती है, जो द्विघात बहुपद है उसकी घात कितनी होती है। द्विघात बहुपद की घात होती 2, यहां पर 2 आंसर हो गया। आया समझ में। यहाँ पर हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रहेंगे ना उनके लिए है ये, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो सी आंसर राइट रहेगा। बाकी मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए, ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसके लिए 2 मूल वास्तविक होंगे, वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप देख सकते हैं आप। हाँ यहाँ पर 11th टर्म जो रहेगा वो 22 आ जाएगा। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कह रहा है हमारा, देखिए ध्यान से आप। तो इसका जो आंसर है बाबू, ये आंसर है आपका 4 अनुपात जो है ना वो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 6a² आंसर है। 5th वाले में आपका 1/3 है और 6 वाले के लिए बाबू यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। अब है यहाँ पर रेखिक बहुपद की जो अधिकतम घात हो सकती है वो कितनी हो सकती है, ध्यान देना है। कोई भी जो रेखिक बहुपद है उसकी अधिकतम घात कितनी हो सकती है, तो 2 हो सकती है कि 1 हो सकती है। ध्यान देना, ये तो अलग है, मैंने जो बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान दो। रेखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो सकती है, तो 1 हो सकती है। यहाँ पे एग्जाम में पूछ रहा है आपसे कि रेखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं, अधिकतम। तो रेखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं बेटा 1। कितना हो सकता है, 1। यदि वो पूछे कि द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद स्टार कर देते हैं अपन, द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक, तो द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक होंगे आपके 2। और सेम सिचुएशन रहती है आपकी समीकरण में। तो यदि यहां पर यही चीजें बोल दे कि रेखिक समीकरण, तो रेखिक समीकरण है तो समीकरण में चलता है मूल, ये चलता है मूल, और आपका बहुपद में चलता है शून्यक। तो रेखिक बहुपद हो तो 1 शून्यक लिख देना है, और रेखिक समीकरण हो तो 1 मूल लिख देना है। समझ में आ गया, रहेगा ये आंसर 1 और 2। इसी तरीके से द्विघात बहुपद है तो शून्य कितने हो गए, 2, और द्विघात समीकरण है तो मूल कितने हो गए, 2। समझ में आ गया आपको। समांतर श्रेणी जो है 3/2 है, 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2। इसमें जो सार्व अंतर है वो सार्व अंतर आ जाएगा आपका -1। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज तो लिखा है इसमें। बाहा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर आंतरित करती है। तो बाहा बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर क्या करती है, समान कोण आंतरित करती है। इधर का एंगल भी उत्तर रहेगा, इधर का एंगल भी उत्तर रहेगा, तो समान कोण आंतरित करती है। और एग्जाम में एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा आता है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, जल्दी से बताओ। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ कैसी होती है, जो स्पर्श रेखा होती है ना उनकी लंबाइयाँ कैसी होती है, तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। याद रखना उस चीज को आप, है ना। केंद्र पर थीटा कोण बनाने वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है आपका 360 बाई -θ/360 इंटू πr²। ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला। हो गया भैया। इसको दूसरा नाम संगत त्रिज्यखंड जो रहता है ना, संगत त्रिज्यखंड, उसमें होता है θ/360।
और दीर्घ में होता है 360 में से थीटा घटाओ। ठीक है, तो दीर्घ वाला पूछा, इसलिए ये हो गया है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे, तो इसके जो मूल होंगे वो क्या निकलेंगे। इसको हल जब करोगे ना आप, तो हल जैसे ही करोगे तो इसका जो उत्तर रहेगा, मतलब सवाल को सोल्व करना है, सवाल का सोल्व करोगे तो एक तो आ जाएगा -2 कोम आ जाएगा 3/2, और इसको अपन आराम से जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना उनमें से करेंगे इसको सोल्व। ठीक है भैया, यहाँ पर हम बात करें तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर तो हो गया 1, यहाँ पर हो गया आपका -1। ठीक है भैया, हो गया भैया। यदि हम बात करें आगे की, तो यहाँ पर अपन आगे देखते हैं, हे राम रे सबसे बड़ा रे तेरो नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरी, हे माए रे नाम रे सबसे बड़ा रे तेरो नाम। चलिए, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे इसको, है ना। ये हो गया आपका 3 4 5 6। यहाँ से अपना हो गया सत्य और असत्य। देखो, अंडर रूट में है आपकी x की घात 2 प्लस 3x एक बहुपद है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि बहुपद की जो घात होती है एक पूर्ण संख्या होती है। बहुपद की घात कैसी होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पर करनी लगी हुई है और घात 2 है, तो घात 2 है तो इसका मतलब तो ये है कि बहुपद तो होना चाहिए, पर करनी का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 मतलब आधी घात, तो आधी घात नहीं, तो पूर्ण संख्या का मतलब है कि आपकी ये तो 1 आ जाएगी, घात 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ऐसे। तो ये बात होगी अपनी असत्य। ठीक है, और कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इस चीज को ध्यान रखना। द्विघात समीकरण के मूल एवं द्विघात के शून्य एक ही होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। ये दोनों के अपन मान जब निकालेंगे तो दोनों एक ही चीज होती है। और 5 और 7 का समांतर माध्य 6 होगा, ये बात भी आपकी राइट हो गई। तीसरा भी, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल है सदैव बराबर होते हैं क्या? तो ये बात आपकी असत्य है, हमेशा बराबर नहीं होते। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी आपकी असत्य। क्यों हो जाएगी असत्य? क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है संगत भुजाओं का अनुपात के, संगत जो भुजा है ना उनके वर्गों के, संगत भुजाओं का अनुपात के बराबर नहीं होगा, उनका वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, वर्ग के अनुपात के बराबर। तो यहाँ वर्ग नहीं लिखा है, इसलिए ये बात असत्य होगी। कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती है, बाह्य बिंदु है ये कोई भी, यहाँ पे एक वृत्त के, और यहाँ से इधर का और इधर का दोनों को नापोगे ना, तो ये भी जैसे 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना बनेगा? 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए ये बात होगी आपकी सत्य। गया, यही सेम अपना ट्रू फॉल्स का इसमें रहेगा। तो ये पहला हो गया आपका फॉल्स, दूसरा हो गया आपका ट्रू, तीसरा जो रहेगा ना वो आपका ट्रू है, चौथा आपका फॉल्स हो गया है, और पांचवा भी फॉल्स है, और छठा जो रहेगा ना वो आपका हो जाएगा ट्रू। हो गया इतना? ये ठीक है भैया, यहाँ से इतना हो गया, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको देखिएगा। 0, y की बिंदु की कोटि, 0, y बिंदु की जो कोटि है वो कोटि क्या बनेगी? देखो भैया, कोटि किसे कहते हैं? आगे वाले को भुज कहते हैं, पीछे वाले को कोटि कहते हैं। तो कोटि क्या बनी अपनी? y सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये आपकी सर्वसमीका है, ये करनी को हटाओ तो सर्वसमीका, और इसका जो आंसर है वो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ध्यान दो। ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। अब घात 2 से करनी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो घात 2 हो जाएगा तो हट गया, तो मतलब 10 बचा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आप कहोगे 25 लिखा, तो भैया ये थीटा का ही काम करेगा, दोनों 25 है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। कोस 45 डिग्री, तो कोस 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2। कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री का जो मान रहता है ना वो होता है सेक 0 डिग्री के बराबर, और 1 + tan स्क्वायर थीटा का हो जाएगा। सेम यही पोजीशन देखो, सेक स्क्वायर थीटा जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का जो अंडर रूट है, तो
तो ये खत्म, सेक सीट आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका छठा। हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको देखिए यहाँ पर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, तो यहाँ पर सेम तो है ही, सही मैं भर देता हूँ नंबरिंग आपकी, कर पाओगे? अरे कर लोगे। अब है एक वाक्य में उत्तर, यदि A इक्वल टू बी क्यू है तो A एवं B का क्या संबंध है? तो A और B का ये संबंध है कि B जो है वो A का गुणनखंड है। यहाँ पर लिख देता हूँ B A का एक गुणनखंड है। हो गया। असंगत युग्म किसे कहते हैं? तो असंगत युग्म उसे कहते हैं कि जब रेखाएं समांतर हो, जब रेखाएं समांतर हो एवं समीकरण युग्म का कोई हल ना हो तो युग्म कैसे होते हैं? असंगत होते हैं। लिख दूं क्या कि बोल दी लाइन उसमें काम चला लोगे? चलो बोल देता हूं एक बार और, है ना, कि जब रेखाएं समांतर हो एवं समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो तो उसे समीकरण युग्म, जब उस समय समीकरण युग्म कैसा होगा तो उस समीकरण को क्या कहते हैं? उस युग्म को असंगत युग्म कहते हैं। तो उसे समीकरण संगत युग्म का कहते हैं, असंगत युग्म। ठीक है भैया, गलती से संगत बोल दिया, असंगत युग्म कहते हैं, उसे असंगत युग्म कहते हैं। अवनमन कोण की परिभाषा लिखिए। जो पहले वाला सेट था उसमें अपन ने आपको बताई थी उन्नयन कोण की परिभाषा, तो अवनमन कोण की परिभाषा भी मैं बोल देता हूं यहाँ पर, कि जब बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है, जब बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण आपका उन्नमन अवनमन कोण कहलाता है। कर पाओगे? पीई प्लस पी बार का जो मान है वो होता है A1, ये फॉर्मूला ही है आपका, और ये 100% आएगा। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। चलो इसको तो मैं लिख ही देता हूँ ताकि बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी। वृत्त को दो बिंदुओं पर, वृत्त जो है ना ये पांचवा है ना, वृत्त को जो छेदक रेखा की परिभाषा कैसी बनेगी? ये वृत्त हो गया, और ये अंदर घुसेगा जब तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करी? 2, तो ये आपकी छेदक रेखा हो गई। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। छेदक, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा हो गया भैया। तो ये हो गया आपका आंसर, ये इसका। और अंतिम लिखा है 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा बराबर पे 60 डिग्री है। तो इसका आंसर आपको निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 का सूत्र लगाकर आपका निकालोगे तो 132 बटा 7 आ जाएगा यहाँ पर, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। कर पाओगे भैया आराम से। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसको देखो, संख्याओं 4n पर विचार करिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जहाँ 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। दर्शाइए कि 5 - 3 करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर एक द्विघात बहुपद में ज्ञात करना है, यहाँ शून्यकों का योगफल इतना है और गुणनफल इतना है। हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 8 है रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर, एक आयताकार भाग की लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, अर्ध परिमाप जो है 36 सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरह इंग्लिश मीडियम का रहेगा। विलोपन विधि आपको करनी है यहाँ पर, ठीक है, सवाल में। और जांच कीजिए कि x + 1 की घात 2 इक्वल 2, x - 1 एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर मूल ज्ञात करने हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अथवे में। क्वेश्चन नंबर 10 जो देख सकते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय ने थेल्स का प्रमेय का कथन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको देखना है यहाँ से। मेरा तो उद्देश्य यही है कि यार हम, मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा हुआ है उसको अच्छे नंबर मिले,
बाकी आप मेरे बारे में जो सोचते हैं कमेंट में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। किसी बच्चे के लिए मैं अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, किसी के लिए फेक समझ रहे हैं, कोई क्या समझ रहे हैं, समय समय की बात है सब। ठीक है, जो बच्चा नहीं पढ़ेगा, अब भाई साहब 5-4 मिनट की वीडियो देख देख के जाएगा ना, तो उसको तो फेक लगूंगा ही सही। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है ज़िंदगी में। ठीक है, सफलता का हाँ शॉर्टकट लेना चाहते हैं तो भैया 10th में तो अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुद जानते ही हैं। और हाँ, कॉल कर लेना, यदि आएगी चीज़ें तो मैं आपको प्रोवाइड ही करा दूंगा सीधे से। 40 क्वेश्चन जरूर ले लेना है ना, वो क्वेश्चन भी आप खरीद लो और यहाँ से भी पढ़ो आप, तो है ना, बाकी मर्जी आपकी। ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। हो गया 14 तक इतना। 14वां क्वेश्चन के बाद में आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 15। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है, हो गया इतना। यहाँ से इसका अथवा रहेगा ये। और क्वेश्चन नंबर 16 है, एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक ही पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी। 52 पत्तों में अच्छी तरह प्रकार से फेंटी गई गड्डी से निकाला गया पत्ता ज्ञात करना है आपको। लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। हो गया भैया। बोलो 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 खजूर, समझ में आ गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, एक पीली गेंद, न जाने कौन कौन सी गेंद रखी है। बिना देखे कृतिका नाम की छोरी इसमें से थैले में से गेंद को निकाल रही है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का नीचे है सेम। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, ये देख सकते हैं। 14 नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर 17 था, वो 18वां है ये। हो गया इतना। 18वें के बाद में यहाँ से हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर ये 20। आंधी आई तो पेड़ टूटा, और पेड़ टूटा तो मुड़ा, और मुड़ने के बाद जमीन के शिखर, जो शिखर था वो जमीन को छूने लगा तो एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। थीटा बराबरी पे 30 डिग्री, और पेड़ से नीचे वाला आधार बराबरी पे 8 सेंटीमीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर लो। लंब ज्ञात करना, टेन थीटा बराबरी पे लंब बटा आधार वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सिंपल सा इशू है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, कर लेना आप आराम से। और मैंने प्रॉपर आपके लिए चैप्टर के अकॉर्डिंग भी क्लासेस दी है। अब बाकी मेहनत तो बहुत की मैंने, 3-4 घंटे की क्लास दी, पर बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने क्लास बीच में ही छोड़ दी। चैप्टर के पार्टी बनाने छोड़ दिए। क्या कर रहे हैं भैया, जब रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा तो। ठीक है, बाकी आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो विज्ञान, समाज विज्ञान के लिए और अच्छी मेहनत करूँगा आपके लिए। तुम्हारी मर्जी है, तुम इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ाना चाहते हो तो बर्बाद करना चाहते हो बर्बाद कर दो दादा, सीधी सी बात ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 22 आपका है। तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो ईमानदारी से यार। मैं भी तो आपके लिए घंटा 3-3 घंटा मेहनत करता हूँ, तो ये फ्री में थोड़ी मेहनत कर रहे हैं यार आपके लिए, है ना। थोड़ा बहुत हमें भी तो उसका बेनिफिट दो। ये क्या क्वेश्चन नंबर 23। और यहाँ पर आपका हो गया ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का हो गया। अब इसी के अथवा वाला क्वेश्चन जो है ये हो गया आपका यहाँ पर। हो गया भैया। ये इंग्लिश मीडियम वाला हो गया कंप्लीट। तो ये मैंने आपको यहाँ पर सेट सी आपको पूरा सोल्व करा दिया है। ठीक है भैया, अच्छे से आप तो कंप्लीट करते रहना। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप तो फॉलो कर लो।